स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक इज़ रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन को समझने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि कोई दो सेट्स जो होते हैं, जो हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो अगर मेरे पास में दो सेट है तो पहले उनका प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, फिर बाद में हम रिलेशन और फंक्शन की बातें करेंगे। तो सपोज मेरे पास में कोई दो सेट दे रखे हैं और एक सेट का नाम है ए और एक दूसरे सेट का नाम है बी, और इस सेट के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे और बी नाम के जो सेट है उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे। सपोज वो ए नाम का जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है A1, B2। ठीक है, और बी नाम का जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं B1, B2। ये हो गया आपके पास में। अब जो प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है, प्रोडक्ट ऑफ सेट का मतलब हुआ, क्योंकि ये दोनों सेट है, ए सेट और बी सेट है, तो प्रोडक्ट ऑफ सेट इज रिटन एज ए क्रॉस बी और ए प्रोडक्ट बी, इट इज रिटन एज दिस। तो अब प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा कि इस प्रोडक्ट का मतलब इनके एलिमेंट्स का आपस में मल्टीपल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर नहीं है, न्यूमरल्स नहीं है, इनका आपस में एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है। तो पहले समझो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर काम करते हैं, जिसके अंदर ये एक्स एक्सिस होता है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिखाने के लिए हम लिखते हैं एक्स कोमा वाई। तो अगर इस एक्स कोमा वाई को मैं चेंज कर दूँ वाई कोमा एक्स, देन वी कैन से दैट एक्स कोमा वाई इज नॉट इक्वल टू वाई कोमा एक्स। ये एड्रेस है एक प्रकार का। ठीक है, तो इस एड्रेस की वजह से ये एक्स कोमा वाई कोमा एक्स के इक्वल नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम लोग बोलते हैं ये पेयर जो है वो ऑर्डर्ड है, मतलब एक फिक्स ऑर्डर में है, क्योंकि एक्स आपको पहले लिखना पड़ेगा, वाई आपको बाद में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए इसको बोला गया ऑर्डर्ड पेयर। तो अब जब हम दो सेट का मल्टीपल करेंगे ए क्रॉस बी करके, तो पहले इसके अंदर से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जिसका नाम है A1, तो मेरे पास में आ जाएगा A1, और जो ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है इसका नाम है B1, तो कॉमा करके कौन आ जाएगा B1। तो ये मेरे पास में एक प्रोडक्ट मिलेगा, हालांकि ये मल्टीपल नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, इसके अलावा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड वाले एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, और फर्स्ट एलिमेंट जब सेकंड एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा तो हमारे पास मिलेगा A1, B2। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट फर्स्ट के साथ में और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ में रिलेशन बनाएगा, या फिर मैं जब बोलूँ कि वो वहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको बोलेंगे A2, B1 एंड मेरे को मिलेगा A2, B2। तो ये जो 1, 2, 3 और 4 जो मेरे पास में ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो ए नाम का सेट का नाम पहले लिखा हुआ है, तो एक एक एलिमेंट सब जगह पहले आए ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। ऑर्डर्ड पहले इसके भी एलिमेंट पहले, यहाँ पर भी पहले हैं, और बी नाम के सेट का नाम बाद में है, तो इसके जो एलिमेंट है वो भी बाद में लिखे हुए हैं। तो हम लोग अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे शो करते हैं, हम लिखेंगे ए क्रॉस बी के अंदर होगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर पहले हम कोई भी फॉर्मूला डालते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में A1, B1 है, तो आप इसके अंदर लिखेंगे A, B। ठीक है, क्योंकि हम एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से शो करते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा A, B। अब A, B, ये भी A, B है, ये भी A, B है, हाँ ये दिखाता हूँ, ये भी A, B है, ये भी A, B है, ये भी A, B है। इनके जो सबस्क्रिप्ट हैं वो अलग हैं, जिससे ये एलिमेंट्स डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे A, B आंसर आएंगे सभी के, लेकिन सच दैट मतलब इस प्रकार से आएंगे, ये जो मैंने मार्क भी बनाया ये सच दैट का है, सच दैट ऐसे आएंगे कि जो ए नाम का एलिमेंट है वो तो आपका बिलोंग्स, ये जो मैंने मार्क बनाया है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ उसको बिलोंग्स बोलते हैं। ए तो बिलोंग करेगा ए से, देखो इसको पढ़ने का तरीका कि ए एलिमेंट बिलोंग्स टू ए सेट, और या फिर डायरेक्टली कैन से ए बिलोंग्स टू ए तो ये बनेगा एंड, ये एंड का साइन होता है, आप कॉमा भी लगा सकते हो। एंड जो आपका बी एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा आपका बी नाम के सेट से। ठीक है, तो ए जितने भी हैं वो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट सेट से आएगा, और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड सेट से आएगा, और ये आपका जो सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, तो हम इस सेट को बंद कर देते हैं। तो ये जो मैंने लास्ट में लिखी है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब देखो अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है जिसका हम लोग बोलोगे A, B, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जीरो कब हो सकता है। ठीक है, ये जीरो जब हो सकता है जब आपके पास में इस एलिमेंट को लिखने के लिए या फिर इस एलिमेंट को लिखने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं हो। ठीक है, आपको आपका पेयर ही नहीं बन पाए। ठीक है, हम ऑर्डर पेयर ही नहीं बना पाए। तो अगर A जो है वो नल सेट हो जाए, फाइव फाइव बोलते हैं नल सेट को। ठीक है, या फिर
जो बी है वो भी आपका क्या हो जाए, नल सेट हो जाए। तो अब आपका जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट में क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट होता नहीं है, एलिमेंट नहीं होता है तो आप ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते, और ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते तो आपका ए क्रॉस बी में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, वो भी एम्प्टी होगा। एम्प्टी होने की वजह से उसको बोला गया कि ए क्रॉस बी भी क्या होगा, 5 रहेगा, या हम लोग बोलेंगे कि ए क्रॉस बी में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर फॉलो करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो कैसे करते हैं, सपोज लो मैंने ये जो ऊपर यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर लिए इसमें से मैं कुछ 2 ऑर्डर्ड पेयर को निकाल लेता हूँ। एक का नाम है A1, B1 और एक का नाम है आपके पास में A2, B2। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि A1, B1 इज़ नॉट इक्वल टू A2, B2। ये तो इक्वल है नहीं, लेकिन अगर आपको बोलना है कि इसको इक्वल करना है तो मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ। अगर आपको इनको इक्वल करना है तो ये इक्वल एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है तो फर्स्ट एलिमेंट के जैसा होगा बिल्कुल सेम टू सेम, और सेकंड एलिमेंट जो होगा बिल्कुल सेम टू सेम सेकंड एलिमेंट के जैसा होगा। इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइज दैट कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है तो हमने बोला इसको A1 वो इक्वल टू होगा किसके, A2 के, एंड जो B1 है वो किसके इक्वल टू होगा, B2 के। अगर ऐसी कंडीशन होती है तभी आप लोगों का एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बराबर होता है, या हम लोग बोले 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी वो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जानने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने ए नाम के सेट को देखा, इसमें 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, और यहाँ पे बी नाम के सेट को देखा, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर आपके पास में देखो ऐसे बोला जाता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, अगर आपके पास में 2 है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी वो भी आपके पास में कितने हैं, 2 हैं। तो आपने देखा यहाँ से ए क्रॉस बी के अंदर आपके पास में टोटल 1 2 3 4 एलिमेंट्स आपके बने। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 क्रॉस 2 इट इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में, 4 एलिमेंट्स आपके पास में बन जाएंगे। इसका मैं जनरलाइजेशन कर देता हूँ। जनरलाइजेशन करने का मतलब है ये यहाँ पे 2 नहीं लेंगे या नंबर नहीं लेंगे, कुछ न्यूमरस वैल्यू ले लेते दूसरी। तो अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए आपके पास में पी हो, आपके पास में पी एलिमेंट है ए सेट के अंदर, एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी जो आपके पास में वो क्या है, क्यू है, तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यानी एन इन ए क्रॉस बी, जो आपका ए क्रॉस बी है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे वो हो जाएगा आपके पास में पी इंटू क्यू, या सिंपली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बोला जाएगा पी इंटू क्यू। एक प्रॉपर्टी ये हो चुकी है। अब आपके पास में थर्ड प्रॉपर्टी जो आ रही है कि अगर आपके पास में ए और बी जो मैंने सेट लिए हैं, तो अगर एक भी सेट उनमें से ऐसा हो जाए कि जो कि 0 हो जाए तो दोनों सेट का प्रोडक्ट 0 होता है। ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, लेकिन कंडीशन चेंज ये है इस बार कि अगर आपका ए नाम का सेट या फिर जो बी नाम का सेट मैंने ऊपर लिया, इनमें से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो ख़त्म नहीं हो रहा सेट, ठीक है, जिस सेट की वैल्यू के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो जब इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा तो क्योंकि सपोज करो इसके अंदर एलिमेंट्स आपके पास में n है, तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू n इंटू इन्फिनिटी, और n इंटू इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी। तो हम लोग बोलेंगे अगर इन दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाता है तो आपके पास में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी प्रोडक्ट के अंदर, वो भी कितने रहेंगे, इनफाइनाइट ही रहेंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है, मतलब जो आप लोगों का एक ऑर्डर्ड पेयर के अलावा जो चीज़ आपको पढ़नी है वो ऐसे है कि सपोज करो कि आपने एक सेट लिया ए, ठीक है, जिसके अंदर मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ A1, A2, ऐसे ले लिया, और मैं इसी सेट को दोबारा लिखता हूँ A1, A2, और अब मैं इसका प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो मैं लिखूँगा ए क्रॉस ए, तो हमको पता है कि 2 एलिमेंट यहाँ हैं, 2 एलिमेंट यहाँ हैं, टोटल एलिमेंट हो जाएंगे 4, और हम लोग लिख भी सकते हैं उसको। मैं इसको कैसे लिखूँगा, A1, A1, ठीक है, A1, A2, देखो A1, A1 मैं लिख चुका हूँ, A1, A2 में लिख चुका हूँ। अब देखो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ अलग रंग से। अगर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है A1, A1 तो लिखा गया इसकी वजह से। अब ये जो A1, A2 है ये इसकी वजह से लिखा गया। अब यहाँ से आएगा A2, A1, तो वह लिखा जाएगा A2, A1, और जो फोर्थ एलिमेंट वो लिखा जाएगा A2, A2। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पे 4 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। A2, A1 इज़ नॉट इक्वल टू A1, A2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 4 ही रहेंगे। अगर मुझे इसको जनरलाइज करना है 3 जनों के लिए, सपोज करो, यानी इसको मुझे जनरलाइज करना है कैसे, ए क्रॉस ए, मतलब हम लोगों ने इसका
ऑर्डर्ड पेयर की जगह ऑर्डर्ड ट्रिपलेट लेना है। ट्रिपलेट का मतलब है 3 एलिमेंट लेने हैं। तो पहले इसको देखो हम लोगों ने कैसे लिखा, हम लोग कैसे लिखेंगे ए क्रॉस ए को, ए क्रॉस ए के अंदर आपके पास में एलिमेंट होंगे। अब एलिमेंट कैसे होंगे वो मैं आपको लिख देता हूँ कि ए, अब जैसे आपने ए क्रॉस ए है तो तीनों एलिमेंट अलग अलग शो करना है, क्योंकि A1 इज़ नॉट इक्वल टू A2 एंड दिस A1 इज़ इक्वल टू A1 बट दिस इन द नेक्स्ट केस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A2। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A कोमा बी, बी का मतलब है कोई दूसरा एलिमेंट उसी सेट का, ठीक है। ए कोमा बी ऐसा होगा सच दैट, और सच दैट का मतलब है कि देखो केसेस क्या क्या बने कि पहले केस के अंदर दोनों एलिमेंट सेम थे, दूसरे में दोनों अलग थे, तीसरे में दोनों अलग थे, चौथे में दोनों सेम थे। तो अगर ऐसा तो लिखा नहीं जा सकता कि भाई जो ऑर्डर्ड पेयर बना है वो उसके दोनों एलिमेंट सेम है, कोई भी एक अगर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो पूरी थ्योरी कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बी नाम के लेटर का यूज़ किया। लेकिन हम यहाँ पे ये जरूर शो कर सकते हैं कि ए कोमा बी बोथ बिलोंग्स टू ए, दोनों के दोनों एक ही सेट से आए हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा है ए क्रॉस बी, ये तो हो गया आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर, जिसको मैं ऊपर भी समझा चुका हूँ। अब अगर हम इसको ट्रिपलेट के लिए काम करें तो एलिमेंट को हम सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख देंगे कि भी इसके एलिमेंट होंगे, कैसे होंगे, एक एलिमेंट इसके पास से आएगा, एक एलिमेंट इसके पास से आएगा और एक एलिमेंट इसके पास से आएगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे एलिमेंट होगा ए कोमा बी कोमा सी, मैं ए कोमा ए नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लिखा ए कोमा बी कोमा सी सच दैट मतलब इस प्रकार होगा कि ए बी और सी तीनों के तीनों एलिमेंट बिलोंग करते हैं उसी सेट को, ए सेट को। अब देखो जैसे ये दो जने थे यहाँ पे तो इनको बोला गया ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन यहाँ पे ये 3 जनों का कॉम्बिनेशन है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। नाम से आप लोग समझ गए होंगे क्या बोला जाता है इसको, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब एक एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर कि अगर आर, इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जो कि हम पहले से ही जानते हैं कि आर रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को, ठीक है। तो बोलते हैं कि आर क्रॉस आर किसको रिप्रेजेंट करेगा और आर क्रॉस आर किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोगों को पता है कि अगर आर एक सेट है रियल नंबर का, तो इसके अंदर अगर मैं आर क्रॉस आर ले लूँ तो उसको मैं लिखूँगा पहले सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे कि आर क्रॉस आर कैसे होगा भाई, आर क्रॉस आर के अंदर क्योंकि ये 2 जनों का मल्टीपल है तो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा मुझे, ठीक है। तो एक एलिमेंट जो है उसको मैं ए लिख सकता हूँ, दूसरे एलिमेंट को मुझे बी लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखूँगा एक्स कोमा वाई से, ठीक है। एक्स कोमा वाई से मैंने इसको अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो एक्स कोमा वाई से लिखूँगा तो इस प्रकार सच दैट कि जो आपका x है वो भी रियल नंबर है और y है वो भी दोनों के दोनों कैसे हैं, रियल नंबर हैं। तो ये तो आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ इसका, ठीक है। और r क्रॉस r का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एक जो फर्स्ट नंबर पे है वो होगा x y और थर्ड नंबर पे वो होगा z होगा। सच दैट x और y और z तीनों के तीनों कहाँ से हैं, रियल नंबर से हैं। लेकिन इनका मतलब क्या है, इस सेट बिल्डर का सेंस क्या बनता है, इसका सेंस ये बनता है कि जब आप इसको ढूंढने चलोगे एक्स को और वाई को तो ये भी एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है, तो आप इसको आप किसी ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो ये 2 डायमेंशनल पिक्चर को शो कर रहा है, तो एक्स कोमा वाई। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका ये आर क्रॉस आर है ये उन कोऑर्डिनेट्स को दिखा रहा है जो कि 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है, ठीक है। और वो सभी कोऑर्डिनेट्स को दिखा रहा है क्योंकि आप एक्स की वैल्यू कितनी भी ले सकते हो, वाई की वैल्यू कितनी भी ले सकते हो। तो हम लोग बोलते हैं कि दिस शोज 2D स्पेस, ठीक है। ये आपको पास में 2D स्पेस को दिखा रहा है। सिमिलरली जब आप लोग इसको थर्ड वाले को बनाएंगे आर क्रॉस आर को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एक्स है एक वाई है और आपके पास में जेड है, तो किसी को भी एक्स वाई जेड आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। और ये वाई हो गया आपके पास में और ये जेड हो गया, किसी को भी बोला जा सकता है। अब आपके पास में यहाँ पे एक एक्स होगा जो कि यहाँ से शो किया जा रहा है, एक यहाँ पे आपके पास में वाई होगा जो यहाँ से शो किया जा रहा है और जो जेड होगा वो यहाँ से शो किया जा रहा है। तो जो ऑर्डर ट्रिपलेट है, और क्योंकि एक्स की वाई की और जेड की इनफाइनाइट वैल्यूज ली जा सकती हैं बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर, तो ये सारा का सारा 3D जो है प्लेन, 3D को प्लेन बोलते हैं, ठीक है। 3D प्लेन को कवर कर लेगा, तो इसलिए बोला गया कि आर क्रॉस आर तो शो करता है 2D स्पेस को और आर क्रॉस आर किसको शो करता है, 3D प्लेन को, ठीक है। 3 डायमेंशनल प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो 2D स्पेस है इसका नाम भी 2 डायमेंशनल प्लेन रखा जा सकता है और 3D प्लेन को भी 3D स्पेस बोला जा सकता है, लेकिन हम टू बी स्पेसिफिक हम लोग बोलते हैं कि ये जो आपका 3 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है, या 3 डायमेंशनल स्पेस है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं जैसी आप लोगों की इच्छा हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन को समझने से पहले आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ चुके हैं, तो
तो मैं रिलेशन को बनाने के लिए पहले दो सेट ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज़ कि मेरे पास में दो सेट्स हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम आपके पास में क्या है, बी। अब इस ए वाले सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स को मैं छोटे लेटर से शो करते हैं, तो मैंने दो एलिमेंट लिए, ए कोमा बी। और यहाँ पे बी वाले सेट के अंदर भी कुछ एलिमेंट हैं, और जो एलिमेंट है उनके नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे सपोज अगर मैंने एप्पल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये बन गया आपके पास में एप्पल। और यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैट। तो अगर मैं बोलूँ कि आप लोगों को कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो कि जो ए है उस नाम से, मतलब ए नाम के लेटर से मैं बॉल नहीं बना सकता, बॉल नाम का वर्ड नहीं स्टार्ट कर सकता। और बी नाम के लेटर से मैं कैट नाम का वर्ड स्टार्ट नहीं कर सकता, या फिर बी नाम के लेटर से मैं एप्पल को स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो सपोज करो मेरे को पहले डायग्राम देखिए ऐसा कुछ रिलेशन बताया गया, ठीक है, और ऐसा भी कुछ रिलेशन बताया गया। अब इसके अंदर कैट का कोई साथ में रिलेशन नहीं है, ये एलिमेंट छोड़ा गया है, इसके बारे में हम आगे बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने सीधा सा पता चलेगा कि इस एलिमेंट ए को इसके साथ में अटैच इसलिए किया गया है क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वर्ड का वो ए है, और बॉल के साथ में इसलिए अटैच किया गया है क्योंकि बॉल का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके पास में क्या है, बी है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कौन कौन से बने। आप पहले तो लिखेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में, मैं लिख के दिखा रहा हूँ ए कोमा एप्पल, ठीक है। तो पहला तो एलिमेंट ये बना, दूसरा एलिमेंट आपके पास में बना बी कोमा बॉल, ठीक है। और तीसरे एलिमेंट को बनाने के लिए कोई इसका साथी नहीं है, तो ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं बनेगा। तो हमने बोला ए एप्पल और बी कौन सा बन गया आपके पास में, बॉल बन चुका है। अब अगर एप्पल और बॉल के बारे में मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो ये एलिमेंट जो है और ये एलिमेंट का रिलेशन देखना आपको कि क्या रिलेशन में बताया कि ये जो एलिमेंट है ये इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलेंगे, तो दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो हम लोगों को बनाना है। रिलेशन बनाने के लिए हम लोगों ने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो क्योंकि एलिमेंट्स आपके पास में जो भी है वो एक एस फॉर्म में है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो हम लोग लिखेंगे कि एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर क्या होगा, एक्स कोमा वाई जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। और एक्स कोमा वाई जैसा कैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा। ऐसे के लिए हम लोग लिखाते हैं सच दैट कि जो आपका एक्स है, जो मतलब यहाँ से ए और यहाँ से बी है, एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर, ये आपके पास में फर्स्ट लेटर है। किस चीज़ का फर्स्ट लेटर है, ऑफ द वर्ड फॉर्म्ड इन वाई, ठीक है। जो आप लोगों के वाई नाम की जगह पे वर्ड बने हुए हैं उनका जो फर्स्ट लेटर वो कहाँ से आया, आपके पास में एक्स में से आया, ठीक है। और इस प्रकार से आया है कि कॉमा लगा के आप लोगों को लिखना है। कॉमा लगाने का मतलब है और, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, एंड का, एंड को भी और बोलते हैं। और आपका जो एक्स है वो बिलोंग करता है ए नाम के सेट से, ठीक है। और जो आपका वाई है वो बिलोंग करता है आपका बी नाम के सेट से। तो हम लोगों ने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। वापस से समझाता हूँ कि आपने लिखा एक्स कोमा वाई नाम का आपके पास में एलिमेंट होगा, इस प्रकार होगा, सच दैट इस प्रकार होगा कि एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर, एक्स वो लेटर है, फर्स्ट लेटर है उसका, द वर्ड फॉर्म्ड इन वाई, जो वाई के अंदर वर्ड बने हुए हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है। तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि हमने एक रिलेशन बनाया, और जो रिलेशन है वो कौन है, ये जो मैंने लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है, इस पूरी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। तो हम लोग इसको एक और तरीके से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो कि अगर मैं इस सिर्फ ए क्रॉस बी को निकालूँ तो कैसे निकालता, ए क्रॉस बी के अंदर मेरे पास में एलिमेंट होते हैं ए कोमा एप्पल, ठीक है। तो मैं लिखता, जल्दी से लिख देते हैं, ए कोमा एप्पल कोमा ए कोमा बॉल, ठीक है। सिर्फ मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए कोमा बॉल कोमा ए कोमा कैट ऐसे होता, फिर बी कोमा एप्पल होता, ठीक है, कोमा बी कोमा बॉल होता, और बी कोमा कैट होता, ये होता। अब देखो यहाँ जो मेरे पास में, मैंने इसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखा तो मेरे को दो एलिमेंट ही मिल पाए। तो ये दोनों एलिमेंट आए तो इसी में से हैं, ए एप्पल से और बी बॉल से आए हैं। तो इसका मतलब जब मैंने ए क्रॉस बी को बनाया तो ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट कहाँ से उठ के आए, आपके पास में जो रिलेशन के जो एलिमेंट है वो कहाँ से उठ गए, ए क्रॉस बी से उठ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मैंने ऊपर ये दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने यहाँ जो रिलेशन बनाया है इसको मैं रिलेशन लिखूंगा आर, ये स्पेसिफिक ए क्रॉस बी है, ये कंप्लीट ए क्रॉस बी नहीं है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा जो मैंने ऊपर रिलेशन बनाया है वो जो रिलेशन है उसके एलिमेंट, तो हम लिख सकते हैं वो जो रिलेशन है उसके एलिमेंट, सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में थे। तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज कंटेन्ड इन ए क्रॉस बी, या फिर जिसको दूसरे भाषा में बोलते हैं आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमारे पास में एक और डेफिनेशन आती है कि जितने भी रिलेशन होते हैं, रिलेशन इज अ सबसेट, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स इज ए सबसेट ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज ए क्रॉस बी। अगर एक का नाम ए है और एक का नाम बी है तो उन दोनों का जो रिलेशन होगा वो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही
अब हमारे पास में कुछ बेसिक नेम्स हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं। बेसिक नेम्स का मतलब है कि हमारे पास में अगर कोई सेट दे रखा है, सपोज ये आपके पास में ए नाम का सेट है और एक सेट आपके पास में दे रखा है जो कि बी नाम का सेट है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सपोज वो 3 एलिमेंट है और इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और 4 एलिमेंट हो गए। अब यहाँ से यहाँ पर एक रिलेशन बनेगा, रिलेशन नाम मैं आर रख देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में जब फंक्शन पढ़ेंगे तब ऐसे कि ऐसे रिप्रेजेंट करना है, उसलिए हम पहले ही इसको अभी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज करो कि ये जो एलिमेंट है फर्स्ट, ये इसके फर्स्ट एलिमेंट से जाके रिलेशन बनाता है, सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट के साथ बनाता है, और थर्ड एलिमेंट जो है वो थर्ड एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाता है। तो फोर्थ एलिमेंट जो है वो खाली बच गया है, ठीक है। तो फोर्थ एलिमेंट जो खाली बच गया है उसको हम लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या वो दूसरे सेट से कैसे अलग है, तो उसको देखो कि जितने भी एलिमेंट इस सेट में हैं ए में, इनको तो बोला जाएगा डोमेन। अब डोमेन बोल दिया मैंने, या फिर मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि जब हम रिलेशन बनाएंगे जो कि सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो जब उस रिलेशन को लिखेंगे हम लोग तो हम उसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे। तो जो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट, इसको बोला जाएगा डोमेन, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, वो इस रिलेशन का डोमेन है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट सेट होता है, फर्स्ट सेट जो होता है उसका एलिमेंट डोमेन कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में जो सेकंड वाला हो गया, अब सेकंड वाले सेट के बारे में बात करते हैं कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपके पास में होते हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे को डोमेन, ठीक है। वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, बोला जाएगा को डोमेन। अब बचते हैं कि जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी है वो ये है कि क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्ट हुआ, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से कनेक्ट हुआ, और इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट से कनेक्ट हुआ, तो जो ये आपका रिलेशन बना, तो इसका जो ये ऑर्डर्ड पेयर का जो पीछे वाला एलिमेंट है वो पूरा का पूरा बी सेट नहीं है, क्योंकि बी सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो कि खाली बच चुका है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर के पीछे वाले एलिमेंट हैं उनका जो सेट है बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल डील विद डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। जो को डोमेन आपके पास में है वो पूरा का पूरा बी सेट है जिसके अंदर से ए सेट वाले एलिमेंट्स की इमेजेस निकल कर आएंगी। अच्छा देखो, आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हो कि जो रेंज बनी वो, सपोज इस एलिमेंट को नाम दूँ मैं 1, इसको नाम दूँ मैं 2, इसको नाम दूँ मैं 3, इसको नाम दूँ मैं 4, तो रेंज में तो है एलिमेंट 1, 2, 3, और कोड डोमेन में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। सीधा सा मतलब हुआ कि रेंज जो है वो कोड डोमेन के अंदर है, तो इट इज़ कंटेन्ड इन कोड डोमेन। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये एलिमेंट जो है वो ब्लैंक ना बचे, कोई एलिमेंट यहाँ पर ऐसा हो जो इसके साथ में जाके रिलेशन बना ले, तो जो रेंज है वो कंटेन होती है डोमेन के अंदर, या फिर उसके इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। वो उस केस में होगी जब सभी के सभी इन ए वाले एलिमेंट्स की इमेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तब उसको हम लोग बोल देंगे कि उस केस में रेंज और कोडोमेन दोनों के दोनों सेम है। अच्छा, अब जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो ये है कि कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं जब आपको कोई दो सेट दिए गए हों। तो देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। सपोज जो आपको एक सेट दे रखा है ए, ठीक है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, ठीक है। एक सेट मेरे पास में बी जिसके अंदर 2 एलिमेंट है जिसका नाम है 4, 5। अब आपको पता है कि जब ए क्रॉस बी किया जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखूँगा 1, 2, 3 और यहाँ से 4, 5, ये 3 हैं और ये 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास में 6 बनेंगे, ठीक है। 6 एलिमेंट नहीं है, मैं टोटल नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 6 एलिमेंट्स आपके पास में बनेंगे। अब सपोज वो 6 एलिमेंट को मैंने नाम दिया एलिमेंट है ना, सॉरी, इसको नाम दिया मैंने ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये मैंने उनको नाम दिए, ठीक है। अब इस सेट के ए क्रॉस बी सेट के हम सब सेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि एक तो होता है नल सेट जो सबका सबसेट होता है, ठीक है। फिर हम लोग लेंगे इसको, ए को लेंगे, फिर हम लोग लेंगे बी को, फिर सी को, फिर डी को, ठीक है। ऐसे करते करते फिर हम ए और बी को लेंगे, ए और सी को लेंगे, ए और डी को लेंगे, और फाइनली जो पूरा का पूरा सब सेट है ये हो जाएगा हमारे पास में। तो हम लोगों को ये पता है कि जितने भी नंबर ऑफ सबसेट होते हैं सेट के, वो डिपेंड करते हैं कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
तो इसको मैं कुछ ऐसे बताना चाहूँगा आपको, कुछ छोटा हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मेरे पास में एक सेट हुआ ए जिसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो उसे आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। और बी सेट के अंदर 2 ही एलिमेंट है 3,4। तो ए क्रॉस बी के अंदर आपके पास में एलिमेंट कौन से बने, 1,3, 1,4, ठीक है, 2,3 और आपके पास में 2,4 ये बन गए। अब मैं इस ए क्रॉस बी के सबसेट बनाना चाहूँ तो मेरे को एक तो मिलेगा 5, फिर एक मिलेगा ये, ठीक है, एक हो गया, 2, 3, 4, फिर इसका रिलेशन 5, इसका रिलेशन 6, फिर इसका रिलेशन 7, फिर इसका इसके साथ में 8, इसका इसके साथ में 9। जब हम ऐसे काउंट करते हैं तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि टोटल जितने भी आपके पास में सबसेट होते किसी सेट के, वो किसी अगर उसको n से शो किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर गिवन बाय 2n, इसे दिया जाता है, ठीक है। तो आपके पास में इस ए क्रॉस बी के अंदर अगर 4 एलिमेंट हैं तो इसके 2^4, ठीक है, यानी कि 16 इसके आपके सबसेट बनेंगे। तो इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, रिलेशन की बात करूँ सेट ए से सेट बी के अंदर, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं आपके पास में ए नाम के सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास पी हो और बी नाम के सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, पी क्यू। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 6 बने थे, ये यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 4 बने थे जो कि मैंने यहाँ पे अलग से शो कर रखा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, पी क्यू। और जितने किसी सेट के अंदर वो एलिमेंट होते हैं उसके सबसेट 2 की पावर से शो किए जाते हैं। और अभी मेरे पास में पी क्यू एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट किससे शो किए जाएंगे, 2^पी क्यू। तो अगर किसी, अब इसको डायरेक्ट बोलते हैं, अगर किसी 2 सेट के अंदर एक के अंदर पी एलिमेंट हो और एक के अंदर क्यू एलिमेंट हो, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो हो जाएगा पी क्यू। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय 2^पी क्यू, ये बोला।